हेलो एवरीवन। फिर से आपका स्वागत है सैली एंड इंग्लिश एडू सर्विस पे। आप लोगों का बहुत बहुत सपोर्ट हमें मिल रहा है। ये सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिएगा। इस वीडियो को जो कि आई थिंक मुझे बिल्कुल लगता है कि आप लोगों को बहुत पसंद आएगी, क्योंकि ये बेसिक इंग्लिश का वीडियो है, ग्रामर का वीडियो है। देखिए और उसके बाद अगर अच्छे लगे तो फिर से वही बात, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, शेयर कीजिए और प्लीज कमेंट करें। और ये भी कमेंट करें कि आपको और किन किन टॉपिक पे मेरी तरफ से वीडियो चाहिए होगी। चलिए ज्यादा बात नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए, सबसे पहले हमने ग्रामर के क्लास में पढ़ा था। सबसे पहले तो हमने पढ़ा था कि व्हाट इज इंग्लिश, इंग्लिश क्या है। आफ्टर दैट वी अंडरस्टूड व्हाट इज लैंग्वेज। हमने ये पढ़ा कि लैंग्वेज क्या होती है। उसके बाद फिर हमने आगे पढ़ा था कि ग्रामर क्या होती है, और फिर ग्रामर के पार्ट्स कितने हैं हम लोगों ने उसके बारे में अध्ययन किया था। अब वहां से हम लोग एक कदम आगे बढ़ेंगे। एक कदम आगे बढ़ेंगे तो सबसे ही पहले जो स्टार्ट आती है वो आती है बात अल्फाबेट्स की। अल्फाबेट्स की अगर हम बात करें, अल्फाबेट्स हिंदी में जिसको वर्णमाला कहा जाता है, वर्णों के संयुक्त समूह को वर्णमाला कहा जाता है हिंदी में, जब उसको एक उसके यूजुअल ऑर्डर में लिखा जाता है। मतलब उसका जो निर्धारित क्रम है, जब उस निर्धारित क्रम में लिखा जाता है तो उसी को वर्णमाला कहते हैं, अल्फाबेट्स कहते हैं। चलिए देखिए डेफिनेशन क्या लिखा है। अल्फाबेट्स आर लेटर्स ऑफ अ लैंग्वेज विच आर अरेंज्ड इन यूजुअल ऑर्डर। तो अल्फाबेट्स क्या है? आर लेटर्स, ये लेटर्स होते हैं, ये सारे के सारे वर्ण है ऑफ अ लैंग्वेज, किसी भी भाषा के, विच आर अरेंज, जो कि क्या किए जाते हैं, व्यवस्थित किए जाते हैं इन यूजुअल ऑर्डर। उनका जो एक संयुक्त क्रम होता है उस क्रम में उसको व्यवस्थित किया जाता है। कहने का सेंस ये कि अगर हम लिखें फ्रॉम ए बी सी डी डॉट डॉट डॉट, उसके बाद फिर हमने लिखा एक लाइन से जेड तक, ये टोटल कितने हो गए 26, और यही पूरा एक समूह क्या कहलाएगा, यही हमारा कहलाएगा अल्फाबेट्स। या फिर आप छोटे भी लिखते हैं, ए बी सी डी ई, उसके बाद फिर आप लिखते हैं एफ, फिर डॉट 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 आप जेड तक लिखते हैं, तो ये भी क्या कहलाएंगे, ये अल्फाबेट्स कहलाएंगे। जब उसको एक क्रम में लिखा जाएगा तब उसी को अल्फाबेट्स कहते हैं। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। तो जैसे ही बात आई कि आपके मन में ये क्वेश्चन आएगा कि सर अगर इसको अल्फाबेट्स कहते हैं तो ये एक 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 क्या कहलाता है? वही तो है आगे, लेटर, यही लेटर कहलाता है। क्या लिखा? इट इज अ सिंबल विच इज यूजुअली रिटन और प्रिंटेड विच रिप्रेजेंट अ स्पीच साउंड। क्या? तो इट इज अ सिंबल, ये क्या है? ये एक सिंबल है, ये एक प्रतीक है। हम लोगों ने पढ़ा था लैंग्वेज में, है ना, हम लोगों ने पढ़ा था लैंग्वेज में कि कितने प्रकार के जो है हम लोग लैंग्वेज का यूज करते हैं। ओरल लैंग्वेज होता है, रिटन लैंग्वेज होता है, और एक सिंबॉलिक लैंग्वेज होता है। तो ये भी क्या है, लेटर भी क्या है, एक सिंबल है विच इज यूजुअली रिटन, जो कि सामान्यतः लिखा जाता है या फिर उसको प्रिंट किया जाता है। या तो आप उसको लिखते हैं या फिर आप प्रिंट करते हैं कंप्यूटर पे, बिल्कुल ठीक। विच रिप्रेजेंट, जो कि क्या करता है, दर्शाता है स्पीच साउंड, ये किसी प्रकार के साउंड को दर्शाता है। जैसे हमने ये लिखा, ये क्या, ये तो हमने कुछ भी बनाया तो ये एक सिंबल ही तो हुआ ना। ये हमने लिखा और आप समझ गए कि मैंने क्या लिखा, ये ए लिखा है, या फिर इसको हम अ पढ़ेंगे। फिर हमने ये लिखा बी, है ना, तो ये भी एक सिंबल है, लेकिन आपने ये समझ लिया कि मैंने लिखा क्या है, ये मैंने एक लेटर लिखने की कोशिश की है। तो लेटर यही होते हैं, ठीक है। एक एक अगर जब लिखा जाएगा अल्फाबेट्स के एक एक यूनिट को जब हम बात करेंगे, वही हमारा क्या कहलाएगा, लेटर कहलाएगा। अब लेटर से एक कदम आगे बढ़े, चलिए देखते हैं क्या है। यह है साइलेबल, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। ग्रामर के लिहाज से देखा जाए तो साइलेबल क्या है? साइलेबल, द पार्ट ऑफ अ वर्ड विच इज नेचुरली डिवाइडेड व्हेन इट इज प्रोनाउंस्ड इज कॉल्ड साइलेबल। कहने का मतलब कि पार्ट्स, वो पार्ट किसी भी वर्ड का, किसी भी वर्ड का वो भाग, किसी भी शब्द का वो भाग विच इज नेचुरली, जो कि प्राकृतिक रूप से, जो कि सामान्यतया क्या होता है, डिवाइडेड, बट जाता है ना, या फिर उसको बांट दिया जाता है, व्हेन इट इज प्रोनाउंस्ड, जब उसका उच्चारण किया जाता है, इज कॉल्ड साइलेबल। और वही एक एक पार्ट क्या कहलाता है आपका, साइलेबल कहलाता है। सपोज, चलिए देख लेते हैं क्या होता है। हमने एक लिखा व्हाट हैंड सम। अब देखिए क्या हो रहा है, हमने जब लिखा हैंड सम,
हैंडसम, हैंडसम, हैंड और उसके बाद हमारा ओठों का स्ट्रक्चर, जीभ का स्ट्रक्चर, तीत का स्ट्रक्चर बदला, है ना। यानी इसको हमने एक बार में बोला हैंड और इसको हमने दूसरे बार में बोला सम। तो हैंड सम, यही एक पार्ट जो क्या हो गया, बोलते समय उच्चारण के समय बट गया, माफ कीजिएगा, यही क्या कहलाएगा, आपका सैलेबल कहलाएगा, है ना। तो ये भी एक सैलेबल है और ये भी एक सैलेबल है। एक और लिखते, चलिए इसी को देख लेते हैं। क्या लिखा, प्रोनाउंस्ड, 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 है ना। कहा जा सकता है कि इसको भी हमने दो सैलेबल में लिखने की कोशिश की है, बोलने की कोशिश की है। तो वो पार्ट किसी भी वर्ड का जो कि एक बार में बोला जाता है और वो क्या होता है कि दूसरे पार्ट में चल करके हमारा मुंह का स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग हो जाता है, हमारे ओठ अलग हो जाते हैं, हमारे जो टंग होते हैं वो अलग हो जाते हैं, उसके अलावा जो हमारा तीत होता है वो भी अलग हो जाता है, हमारा मुंह का स्ट्रक्चर बदल जाता है। उसी को क्या कहा जाता है, सैलेबल कहा जाता है, एक पार्ट को, हर एक पार्ट को। ठीक है, समझ गए। एक कदम फिर से आगे बढ़े, सैलेबल तो समझ लिए। अब फिर आगे आते हैं वर्ड के बारे में, सीखते हैं वर्ड क्या होता है। अ ग्रुप ऑफ लेटर्स विच डिलीवर्स अ क्लियर मीनिंग इज कॉल्ड अ वर्ड। कहने का सेंस ये है, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स यानी सब लेटर्स का वह समूह, यहां जो आपने पढ़ा था अक्षरों का वह समूह, विच डिलीवर्स जो कि क्या करता है, सौंपता है, जो प्रदान करता है, अ क्लियर मीनिंग जो कि एक क्लियर मीनिंग देता है, इस कॉल्ड अ वर्ड, उसी को हम लोग वर्ड कहते हैं। चलिए हम लिख करके देखते हैं कुछ। हमने लिख लिया बी वाई ए। क्या इसका कोई अर्थ है, बी वाई ए? नहीं है। अब हमने इसको अरेंज करके लिखा, यस, इसका एक अर्थ है बेबी यानी बच्चा। तो ये क्या हो गया, ये आपका वर्ड हो गया, लेकिन ये वर्ड है नहीं है, है ना। कहने का सेंस ये कि जब लेटर्स को एक अरेंजफुल तरीके से जब आप लिखेंगे और वो लेटर्स का ग्रुप क्या करेगा, आपको कोई मीनिंग देगा, क्लियर मीनिंग देगा, एग्जैक्ट मीनिंग देगा, वही वर्ड, वही ग्रुप ऑफ लेटर्स क्या कहलाएगा, वो आपका वर्ड कहलाएगा, है ना। एक और एग्जांपल लेते हैं। हमने लिखा CHWI और क्या H। चलिए, इसका कोई अर्थ है, कोई मीनिंग है? नहीं है। फिर हमने, हाँ बिल्कुल सही, हमने ये लिखा, विच लिखा, WI, माफ कीजिएगा, WHICH, विच, जिसका की अर्थ है, मतलब जो। तो ये क्या हो जाएगा, ये वर्ड हो जाएगा, लेकिन ये वर्ड नहीं है। समझ गए। चलिए एक कदम और आगे बढ़ते हैं, फ्रेज देखते हैं। फ्रेज क्या होता है, हिंदी में समझिए, इसको वाक्यांश कहा जाता है। वाक्यांश, मैंने क्या कहा, वाक्यांश, है ना। अब हम इसको अगर तोड़े तो क्या वाक्य का अंश लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। वाक्य का अंश मतलब कहने का सेंस ये कि कोई वाक्य होगा, कोई सेंटेंस होगा और उसका एक हिस्सा भर मात्र की जब हम बात करेंगे, उसी को क्या कहा जाएगा, फ्रेज कहा जाएगा। चलिए देखते हैं डेफिनेशन क्या लिखा। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच कन्वेज अ मीनिंग बट डज नॉट कन्वे कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड अ फ्रेज। कहने का सेंस ये, अ ग्रुप ऑफ वर्ड, यहां क्या था, ग्रुप ऑफ लेटर्स था, यहां है ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच कन्वे, जो कि देता है, क्या देता है, अ मीनिंग, एक मीनिंग देता है, एक अर्थ देता है, बट लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत चीज, डज नॉट कन्वे कंप्लीट मीनिंग, जो कि कंप्लीट मीनिंग नहीं देता है। मीनिंग तो देता है, कंप्लीट मीनिंग नहीं देता है, उसी को क्या कहा जाता है, फ्रेज कहा जाता है। जैसे हम क्या लिखते हैं, इन द सन, मतलब क्या, इन द सन यानी धूप में, मीनिंग तो है, लेकिन क्या इसका कंप्लीट मीनिंग है? धूप में क्या, खड़े हो, पक रहे हो, या किसी को पका रहे हो, क्या कर रहे हो, पता नहीं चल रहा है ना। तो कंप्लीट मीनिंग नहीं है। तो यही ग्रुप ऑफ वर्ड तो है, ये भी वर्ड, ये भी वर्ड और ये भी वर्ड, ग्रुप ऑफ वर्ड है, मीनिंग है, कंप्लीट मीनिंग नहीं है, क्या कहलाएगा, फ्रेज कहलाएगा। ठीक है, एक और लिखते हैं, एट स्कूल, बिल्कुल सही। आप व्हाट्सएप के स्टेटस में आप देखते हैं लिखा हुआ रहता है ना। एट स्कूल यानी स्कूल में, मीनिंग है, कंप्लीट नहीं है। स्कूल में क्या,
आप जाते हैं क्या, पढ़ने के लिए जाते हैं या पैसा जमा करने के लिए जाते हैं? आप कहेंगे सर हम तो पढ़ने के लिए ही जाते हैं। लेकिन आप पढ़ने के लिए जाते हैं, मैं आपके पापा की बात कर लूं तो कहेंगे सर वो पढ़ाने जा सकते हैं, या हो सकता है कि वो किसी टीचर से मिलने गए हो, ऑफिस में मिलने गए हो, या फिर वगैरह वगैरह कुछ भी है, लेकिन क्लियर मीनिंग नहीं है। तो उसी को, इसको भी क्या कहा जाएगा, फ्रेज कहा जाएगा। समझ गए? अब इंपॉर्टेंट चीज ये याद रखना जरूरी है आपको। क्या याद रखना जरूरी? अ फ्रेज डजंट हैव अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब एट ऑल। कहने का सेंस ये कि फ्रेज जो होगा इसमें ना ही कोई सब्जेक्ट होगा ना ही कोई वर्ब होगा, बिल्कुल नहीं होगा। इसी में देखिए हिंदुस्तान, इसमें कौन सब्जेक्ट है कौन वर्ब है? नहीं है। एट स्कूल कौन सब्जेक्ट है कौन वर्ब है? नहीं है। तो फ्रेज कहने का मतलब ये, द पार्ट ऑफ द सेंटेंस which has some meaning but does not it gives complete meaning, उसी को हम लोग फ्रेज कहते हैं। और इसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होंगे। सब्जेक्ट किसको कहा जाता है? जो करने वाला होता है। वर्ब किसको कहते हैं? जो काम को दर्शाता है। डिटेल में पढ़ेंगे अगली क्लास में। उसके बाद आगे आते हैं, आगे बढ़ते हैं, एक कदम और आगे है क्लाउज। चलिए देखिए क्लाउज क्या होता है। ईच पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच इंक्लूड्स अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब इज कॉल्ड अ क्लाउज। कह रहा है ईच पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, मतलब किसी भी वाक्य का वह हर एक भाग, किसी भी वाक्य का हर एक भाग, विच इंक्लूड्स, जिस हर एक भाग में क्या होगा, अ सब्जेक्ट, एक वर्ब होगा, एंड साथ ही साथ एक सब्जेक्ट होगा और साथ ही साथ एक वर्ब होगा, वही ईच पार्ट क्या कहलाएगा, प्रत्येक पार्ट क्या कहलाएगा, क्लाउज कहलाएगा। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा आई एम रीडिंग बट यू आर स्लीपिंग। अब देखिए ये सेंटेंस कितना है, एक सेंटेंस है। कैसे कहेंगे? क्योंकि फुल स्टॉप एक ही जगह लगा हुआ है ना, फुल स्टॉप एक ही जगह लगा हुआ है, सेंटेंस एक है। अब देखिए सेंटेंस अगर है तो जाहिर सी बात है इसमें सब्जेक्ट होंगे वर्ब होंगे। देखते हैं सब्जेक्ट क्या है। आई नॉमिनेटिव केस से आता है, ये सब्जेक्ट है। यू नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस दोनों से आता है, मे भी हो सकता है सब्जेक्ट हो या फिर ऑब्जेक्ट हो। लेकिन इसके बाद क्या आया, आर आया, जो कि एक वर्ब है। तो इससे पहले ये जो आएगा ये नॉमिनेटिव केस होगा। तो ये नॉमिनेटिव केस है, यानी ये सब्जेक्ट है, तो इसके लिए एक वर्ब आएगा। इसके लिए वर्ब क्या, ये। अगर ये नॉमिनेटिव केस है, इसके लिए भी वर्ब आएगा। वर्ब क्या, इसके लिए ये। हो गया ना, मतलब किसी भी वाक्य का वो हर एक भाग, ठीक है, जिसमें कि क्या होगा, एक सब्जेक्ट होगा, एक वर्ब होगा, एक सब्जेक्ट होगा, एक वर्ब होगा, हर एक पार्ट क्या कहलाएगा, क्लाउज कहलाएगा। हर एक पार्ट क्या कहलाएगा, क्लाउज कहलाएगा। समझ गए? एक और एग्जांपल लेते हैं। I saw the boy which slapped you at night। हमने लिखा I saw the boy, मैंने उस लड़के को देखा, which जिसने कि slapped you, तुम्हें थप्पड़ लगाया था, at night, कब, रात में। ठीक, तो आई सॉ मैंने देखा, सब्जेक्ट, और ये वर्ब इसके लिए। किसको देखा, बॉय को देखा, जिसने क्या किया था, स्लैप, मतलब कोई काम हुआ, तो ये वर्ब को दर्शाएगा। और इसके लिए सब्जेक्ट क्या, ये, और ये वर्ड रिप्लेस किसको कर रहा है, बॉय को रिप्लेस कर रहा है। मतलब मैंने उस लड़के को देखा जिसने, ये जिसने किसके लिए, बॉय के लिए, जिसने कि तुम्हें रात में थप्पड़ लगाया था। तो ये पार्ट, इसके बाद ये पार्ट क्या कहलाएगा, क्लाउज, सब्जेक्ट एंड वर्ब। क्लाउज कहलाएगा सब्जेक्ट एंड वर्ब। समझ गए? क्लाउज समझ गए। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो आता है सेंटेंस, सबसे लास्ट में सेंटेंस आज हम लोग देख लेते हैं। अ ग्रुप ऑफ अरेंजफुल वर्ड्स विच डिलीवर्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। मतलब समूह, किसका समूह, अरेंजफुल यानी व्यवस्थित, वर्ड यानी शब्दों का समूह, व्यवस्थित शब्दों का समूह, विच जो कि डिलीवर, जो कि देता है, क्या देता है, कंप्लीट सेंस, एक कंप्लीट अर्थ देता है, इज कॉल्ड अ सेंटेंस। उसी को सेंटेंस कहते हैं, है ना। जैसे हमने लिखा क्या,
चलिए लिख लेते हैं। हमने ये लिखा अ श्याम मैंगो इट्स। क्या इसका कोई अर्थ है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। लेकिन हम क्या करेंगे, ये एक वर्ड है, सारे के सारे वर्ड है। अब हम इसको क्या करते हैं, एक कंप्लीट सेंस के अनुसार लिखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सेंस के अनुसार। इट मतलब होता है खाने, खाना, तो ये कहीं ना कहीं वर्ब का काम करेगा। अब जब ये काम करेगा, ये जो काम होगा इसको करने वाला तो कोई होगा, इसके लिए क्या आएगा, करने वाला, ये कह सकते हैं, है ना। तो ये करेगा, क्या करेगा, ये काम करेगा, और इफेक्ट ये किस पर देगा, जिस पर देगा वो बेचारा मैंगो कहलाएगा, है ना। तो श्याम इट्स अ मैंगो, श्याम एक आम खाता है। सीजन आने ही वाले हैं, पता है सभी लोगों को। तो श्याम इट्स अ मैंगो, इसका एक मीनिंग है श्याम आम खाता है। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, ये ग्रुप ऑफ वर्ड क्या कहलाएगा, सेंटेंस कहलाएगा। समझ गए। तो आज की क्लास में हम लोगों ने देखा अल्फाबेट्स, उसके बाद हम लोगों ने देखा लेटर्स, उसके बाद हम लोगों ने देखा साइलेबल, उसके बाद देखा वर्ड, उसके बाद देखा फ्रेज, आफ्टर दैट क्लॉज एंड आफ्टर दैट सेंटेंसेस। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए फिलहाल, आज की क्लास के लिए फिलहाल इतना ही। अगली क्लास में हम फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाते रहिए। थैंक यू गिविंग मी लॉट्स ऑफ टाइम।